बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ACCA के सब्जेक्ट FMA के स्टडी हब का ऑफिशियल जो चैप्टर नंबर 26 है उसको करेंगे, जिसका नाम है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंसेस, कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इन्हांसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द डिविजन्स कंट्रोलेबल रेजिडुअल इनकम इन द लास्ट ईयर। तो बेटा हमें रेजिडुअल इनकम फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि रेजिडुअल इनकम इज इक्वल टू कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस imputed cost of capital. In the last years, a division's controllable return on investment was 25%. रिटर्न जो हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 25% मिला है एक डिवीजन को, एंड इट्स कंट्रोलेबल प्रॉफिट वाज 80,000। मतलब वो जो रिटर्न मिला है, वो जो प्रॉफिट मिला है वो कितना है, 80,000। तो भाई हमें रिटर्न दिया हुआ है और ये बताया गया है कि ये कितना है, 25%। तो अगर हमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जो रिटर्न हमें दिया है वो है 80,000 और ये कितना है 25, और इसको हमने लेकर किस पे जाना है, 100 पे। तो भाई अगर हम इस 80,000 को 25 पे डिवाइड कर देंगे तो वो एक आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 3,20,000 रुपए की बन रही है। इस 3,20,000 को जो कि 25% है किसका, 80% का। सो बेसिकली 3,20,000 हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और उस पर हमें कंट्रोलेबल प्रॉफिट जो आया है वो 80,000 आया है। अब इस चीज़ों को हम आसानी से फार्मूला में लगा लेते हैं। तो भाई रेजिडुअल इनकम का फार्मूला, कंट्रोलेबल प्रॉफिट हमारे 80,000 आ गए, माइनस इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने क्वेश्चन में दी हुई है 18% आपने लेनी है। तो 18% किसका लेना है आपने, 3,20,000 का 18% मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा ये जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22,400। दिस इज योर राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है विच ऑफ दी 3 इज बेस्ट डिस्क्राइब्स अबव मेजर्स। सिनेरियो पे जाते हैं। गवर्नमेंट बॉडी यूजेस मेजर्स बेस्ड अपॉन 3 इज। एक गवर्नमेंट बॉडी है, डेफिनेटली ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग होगी, पब्लिक सेक्टर होगा, तो 3 ईज को इस्तेमाल करती है। टू मेजर द वैल्यू फॉर मनी जनरेटेड बाय अ पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है वो किससे चल रहा है, पब्लिक फंड से चल रहा है। इट कंसिडर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर टू बी कॉस्ट पर सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट। वो जो परफॉर्मेंस मेजर देख रही है, देखती है उस पर कितनी कॉस्ट आती है पर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। एक पेशेंट को सही करने पर जो हमारा पेशेंट है, अगर वो उसका ऑपरेट या उसकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। तो इस चीज को गिवन सिनेरियो में से 3 ईज में से किस में मेजर किया जाएगा। अच्छा जी, वन बाय वन अब देख लेते हैं। नंबर 1 में वो कहता है इकोनॉमी, तो ये तो सही नहीं होगा चूंकि इकोनॉमी मेजर करती है कॉस्ट एंड इनपुट का रिलेशनशिप, कि आपने जो इनपुट दी है उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इधर तो हम इन दोनों का रिलेशनशिप मेजर नहीं कर रहे इकोनॉमी में, तो हमने पेशेंट सक्सेसफुली जो ट्रीट किया आउटपुट का रिलेशन मेजर करेंगे, तो पहली तो निकल गई। बी ऑप्शन में वो कहता है इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस मेजर करती है कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड उसके आउटपुट को। तो इधर जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तो बात ही नहीं हो रही सिनेरियो में, सो बी भी निकल गया। ऑप्शन नंबर सी एफिशिएंसी, यस दिस इज द राइट आंसर। बेसिकली एफिशिएंसी मेजर करती है इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशन को। तो बेटा इधर हमें आउटपुट तो गिवन है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, और हमारे केस में इनपुट क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का रिलेशनशिप मेजर हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। और जो लास्ट वाली ऑप्शन है ये तो 3 ईज में आती ही नहीं, इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेजिडुअल इनकम एट एन इम्प्यूटेड एनुअल रेट ऑफ 15%। दोबारा रेजिडुअल इनकम का क्वेश्चन है, तो हम रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया है कि ये इक्वल होती है कंट्रोलेबल प्रॉफिट लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
यानी कि आपने वो जो इन्वेस्टमेंट ली उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसका रेट कितना था। तो सिनेरियो में आते हैं, कहता है ए डिविजन्स अर्न एन एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। तो उसके जो कंट्रोलेबल प्रॉफिट हैं वो तो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, विच इज $2 लाख, हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20% पर ईयर। दोबारा वही उसने बताया कि ये जो 2 लाख रुपया है ये हमारी इन्वेस्टमेंट का 20% है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो इसका मतलब है कि हम ये 2 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे 20 के ऊपर तो 1% आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो कि $1 मिलियन बनती है। अब हम रेजिडुअल इनकम का सिंपली फॉर्मूला लगा लेंगे। ये वाले फॉर्मूले में अगर हम डेटा को पुट कर लेंगे तो हमारे कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितने हैं जी, $2 लाख के। इसमें से हम लेस करेंगे 1 मिलियन जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट है और इसका रेट हमें 15% गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 15% और 15 डिवाइडेड बाय 100, ये हम लेस कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा आपका $2 लाख माइनस अंदर से सॉल्व करेंगे तो 1,50,000, और अगर हम इसको मजीद आंसर निकालेंगे तो 50,000 हमारा आंसर आता है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थ्री इज बेस्ट डिस्क्राइब दिस अबव मैयर। सिनेरियो पे आ जाएं, द परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिकली फंडेड हॉस्पिटल इज मेंशन्ड यूजिंग मैयर बेस्ड अपॉन 3 इज। पब्लिक फंड हॉस्पिटल है, पब्लिक सेक्टर कंपनी का, 3 इज के बेस पर परफॉर्मेंस मेजर होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर इज कंसिडर्ड टू बी अचीवमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स टारगेट, एक ये चीज हो गई है। फॉर द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, एक तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया हमारा और दूसरा हमारे टारगेट हो गए। तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इज बेसिकली आवर आउटपुट एंड टारगेट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो जब हम किसी चीज की ऑब्जेक्टिव की मेजरमेंट करते हैं कि हमारी सक्सेसफुल आउटपुट कितनी आई है तो इसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। ये सवाल अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। और इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नलिटी भी नहीं होगा क्योंकि इफेक्टिवनेस ही मेजर करती है आउटपुट और कंपनी के ऑब्जेक्टिव का आपसी रिलेशनशिप। Question number 5. What will the effect on residual income and return on investment RI and ROS, इन दो के बारे में है। कोई ऊपर प्रोजेक्ट सिनेरियो दिया होगा, अगर उसकी एक्सेप्टेंस होती है तो। अब देखते हैं जी, a division has a capital employed of $2 million and earns a operating profit of $6 lakh। करंट जो सिनेरियो है उसमें हम देख लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। हम डाटा साथ साथ लिखे जाते हैं ताकि हमें सवाल करते हुए आसानी हो। तो 20 लाख रुपए का जी कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड इस पे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपए का वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। It is considering a project that will increase operating profit by 20,000। वो एक नया प्रोजेक्ट को ऑप्ट करना चाह रहे हैं जो कि इसका प्रॉफिट 20,000 से इंक्रीज कर देगा, बट वुड इंक्रीज इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 80,000। 80,000 रुपए की मजीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगी, 80,000 का एडिशनल कैपिटल एंड उससे जो एडिशनल इनकम होएगी, एडिशनल प्रॉफिट होएगा वो होगा हमें 20,000। A rate of 15% is used to compute the interest on capital employed। 15% जो रेट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज किया जाएगा। ये जो 80%, 80,000 आपने मजीद एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉय करना है, इसकी कॉस्ट कितनी है 15%। तो सबसे पहले तो हम रेजिडुअल इनकम को निकाल लेते हैं। रेजिडुअल इनकम का क्या फॉर्मूला होता था, कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंट्रोलेबल प्रॉफिट आपके ये आ रहे हैं जो आपके कितने आएंगे 20,000 के, इसमें से हमने लेस करना है 80,000, इसका 15% मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको लेस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,000। तो 12,000 से बेसिकली रेजिडुअल इनकम तो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एग्जिस्टिंग अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकालना है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा करंट प्रॉफिट हमें कितने हो रहे हैं 6 लाख के,
करंट हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20 लाख का। एग्जिस्टिंग हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमारा आता है 30%। न्यू में हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, 6 लाख तो हमें पहले आ रहा था प्लस 20,000 अब हमें मजीद मिलेगा, डिवाइडेड बाय 20 लाख रुपए जो है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पहले का था प्लस 80,000 का हम कैपिटल मजीद एम्प्लॉय करेंगे, तो ये आपकी करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 29.8% आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेना भाई दोनों जगह पर। कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 30 से डिक्रीज होकर 29.8% पर आ जाएगी। सो कैपिटल तो डिक्रीज होगा और जो रेजिडुअल इनकम है वो आपकी इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोगों को याद हो तो वो अपनी तमाम कॉस्ट एंड अपने तमाम प्रॉफिट्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट लेबर, जितनी उसके प्रॉफिट सेंटर में डायरेक्ट लेबर लग रही होगी उसका रिस्पॉन्सिबल वो होगा, ये तो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन ओवरहेड वेरी कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि वेरिएबल चीज तो आती ही कंट्रोलेबिलिटी की बेस पर है, तो ये भी उसका आंसर सही है। ये दो चीजें तो उसके कंट्रोल में होंगी। तीसरी चीज इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भाई ये उसके हाथ में नहीं होती। इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली उसके हाथ में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं होती। एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो दो चीजें तो उसके कंट्रोल में नहीं है, दो चीजें उसके कंट्रोल में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है, भाई कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट उस प्रॉफिट सेंटर को रिक्वायर है, ये डिसीजन इसका कौन कर रहा है? क्या वो प्रॉफिट सेंटर वाला मैनेजर कर रहा है? नहीं, इसकी डिसीजन मेकिंग तो हायर अथॉरिटीज करती हैं कि भाई हमने तुम्हारे प्रॉफिट सेंटर में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 लाख रुपए की करनी है। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट ऑफ दी प्रोजेक्ट है, तो चूंकि इंप्यूटेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड होती है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट उसके हाथ में नहीं है, उस मैनेजर के हाथ में, तो दैट्स वाई ये वाली ऑप्शन इसमें नहीं आएगी। और डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी, नॉन करंट एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होती है वो कंपनी की पॉलिसी होती है, वो भी प्रॉफिट सेंटर के जो मैनेजर है उसके हाथ में नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बेंचमार्किंग के मुतालिक पूछ रहा है कि नीचे दी गई ऑप्शंस किस तरह की बेंचमार्किंग होंगी ऊपर वाले सिनेरियो के रेलिवेंट। तो वो कहता है ए चेन ऑफ सुपरमार्केट कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फ्लीट डिलीवरी लॉरीज, उसकी अपनी फ्लीट डिलीवरीज की जो लॉरीज हैं उनको कंपेयर करती है। अभी देखते हैं किसके साथ, विद दैट ऑफ सक्सेसफुल कंपनी दैट डिलीवरी गुड्स बाय रोड, एक सक्सेसफुल कंपनी के साथ जो बाय रोड चीजों को डिलीवर करती है। दिस इज फंक्शनल बेंचमार्किंग। क्यों फंक्शनल बेंचमार्किंग है ये? क्योंकि ऐसी बेंचमार्किंग में हम इंडस्ट्री की जो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर कंपनी होती है, रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि वो अगर हमारी इंडस्ट्री में है तो भी या किसी दूसरी इंडस्ट्री में है तो भी, तो वो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर होगी, तो अपने को हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो इट्स बेसिकली फंक्शनल बेंचमार्किंग। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इंटरनल तो हो नहीं सकती क्योंकि इंटरनल में हम अपने की बेंचमार्किंग डिपार्टमेंट की या फंक्शन की किसी अपने के साथ करते हैं। बी कंपेटिटिव में हम अपना डायरेक्ट कंपेटिटिव देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाटा का सर्विस हो गया, तो हम जो डायरेक्ट कंपेटिटर है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके साथ कंपेयर करते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक में हम अपना जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसके साथ देखते हैं कि वो मीट किया है कि नहीं। सो बेसिकली फंक्शनल बेंचमार्किंग इज द राइट आंसर, जिसमें हम अपने किसी फंक्शन या डिपार्टमेंट को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिशनर से, वो हमारी फील्ड से हो या ना हो इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। सो कंफ्यूज नहीं होना इंटरनल या कंपेटिटिव के साथ। तो इंटरनल तो इस सिनेरियो में आता ही नहीं क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन अंदर वाली होनी चाहिए। हमारे गिवन सिनेरियो में एक तो हम है और दूसरा आउटसाइडर है, तो इंटरनल बेंचमार्किंग तो सीधी सीधी निकल गई और स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग भी सिनेरियो से निकल गई। सो बेसिकली कंपेटिटिव या फंक्शनल में टाई है, तो कंपेटिटिव एंड फंक्शनल में डिफरेंस ये होता है, कंपेटिटिव होता है हमारा डायरेक्ट और उसकी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और फंक्शनल में हम किसी डिपार्टमेंट या फंक्शन का इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिशनर, वो हमारी इंडस्ट्री से हो या
ना हो, इसके साथ हमारा गर्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म इज अप्लाइड टू मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज एक्सपेंडिचर टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। टर्म के बारे में पूछ रहा है कि नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी मैनेजमेंट की इस एबिलिटी के लिए जिसमें वो सुपरवाइज करती है एक्सपेंडिचर को और उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद देती है। सिनेरियो में वो एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा है कि एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो एक्सपेंडिचर को मॉनिटरिंग करने का मतलब है कि हम एक्सपेंसेस को अगर कंट्रोल में रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगी। सो ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट कंट्रोल इज द मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं। कॉस्ट रिडक्शन में हम मजीद एक टारगेट के बाद रिड्यूस करते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगी। कॉस्टिंग की एलोकेशन एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की रेलिवेंट ही दोनों टर्म्स हैं, ये तो वैसे ही नहीं होंगी। सो कॉस्ट कंट्रोल इज द मैकेनिज्म जिसके थ्रू कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को सुपरवाइज करती है, मॉनिटर करती है कि वो गिवन अलॉटेड जो अलाउड टारगेट है उसके अंदर रहें और उसके थ्रू हम अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, What type of benchmarking? दोबारा बेंचमार्किंग का सवाल है। A bank benchmark the performances of its recruitment department। एक बैंक अपने रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट यानी कि ये तो उसकी अपनी चीज होगी इंटरनल, उसको कंपेयर करता है विद दैट ऑफ लीडिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब दूसरी कौन सी है? सेकंड हमारी नहीं है, एक्सटर्नल है और सेम इंडस्ट्री से भी नहीं है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है। हमारा क्या है? बैंक। और ये किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट एजेंसी से। तो अभी हमने सेम सवाल किया है कि जब हम अपने किसी डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री लीडर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उस लीडर के साथ कंपेयर करेंगे, सो इट्स फंक्शनल बेंचमार्किंग। बाकी सारी ऑप्शंस हम डिटो कॉपी लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करके आ चुके हैं। सो फंक्शनल में हमारा बैंक जो है हम अपने डिपार्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं एक्सटर्नल इंडस्ट्री लीडर के साथ, सो इट्स फंक्शनल बेंचमार्किंग। क्वेश्चन नंबर 10 में वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के बारे में पूछ रहा है और सिनेरियो में कहता है ए कंपनी हैज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ $300, $3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है। इट हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8% पर ईयर, 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है एंड इट्स रेजिडुअल इनकम इज 51,000। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो तो क्वेश्चन में $3 लाख का दिया हुआ है, बट हमें PBIT नहीं दिया हुआ, बट हमें रेजिडुअल इनकम दी हुई है क्वेश्चन में 51,000 की। तो अब हम रेजिडुअल इनकम के थ्रू PBIT फाइंड करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेजिडुअल इनकम बेसिकली प्रॉफिट में से डिडक्शन के बाद आती है, कि जितनी आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हम लेस करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से, उसका मतलब हो जाता है रेजिडुअल इनकम। सो बेसिकली अगर PBIT मुझे फाइंड करना है तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। अब वो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करूंगा कि रेजिडुअल इनकम मुझे दी हुई है क्वेश्चन में 51,000 और रेजिडुअल इनकम में मैं ऐड बैक करूंगा इंप्यूटेड इंटरेस्ट। अब इंप्यूटेड इंटरेस्ट बेसिकली मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो 8% है और 8% किसका है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड का। 3 लाख रुपया जो था, अगर मैं इसका 8% लूं मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 तो ये बनता है 24,000। तो बेटा रेजिडुअल इनकम में अगर मैं ये 24,000 ऐड बैक कर दूं जो कि इंटरेस्ट है, तो ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज 75,000। तो बेटा दिस इज माय प्रॉफिट विच आई विल यूज टू कैलकुलेट माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं तो सीधा सीधा PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स जो है, टैक्सेशन की चूंकि फिगर नहीं दी हुई बट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मैंने फाइंड कर लिया है, तो ये मेरे पास आ गया 75,000 का एंड कैपिटल मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 300,000 का एंड मल्टीप्लाइड बाय इसको मैं 100 से करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस मेजर करने का सुटेबल मेजर कौन सा है? नंबर 1 रेजिडुअल इनकम। यस, दिस इज द राइट आंसर कि हमने कितना
प्रॉफिट जनरेट किया है अबव, ऊपर, किससे? जितना हमारे लोन प्रोवाइडर हमसे ले रहे थे, जितना हमारे लोन प्रोवाइडर ने हमसे लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,00,000 रुपए का लोन लिया और इसके ऊपर मेरा लोन प्रोवाइडर जो मिस्टर ए था उसने मुझे कहा कि मैं इसका 10% लूंगा, यानी कि 1,00,000 रुपए की जो मैंने इन्वेस्टमेंट ली उसके ऊपर 10,000 रुपया तो मुझे मिस्टर ए को पे करना है। अब इस 10,000 से ऊपर मैं जितनी भी रकम कमाऊंगा वो मेरी रेजिडुअल इनकम होगी। लेट से मैंने 13,000 रुपये कमाया, तो 13,000 में से 10,000 मैं लेस कर दूंगा अपने लोन प्रोवाइडर का और रिमेनिंग 3,000 जो है मेरा, ये मेरा प्योर प्रॉफिट होगा। सो स्ट्रेटेजिक लेवल पर मेजर करने का रेजिडुअल इनकम एक बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, रेवेन्यू ग्रोथ। यस, ये भी हमारा स्ट्रेटेजिक मेजर हो सकता है कि हमारी अर्निंग्स जो हैं, यानी कि हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम अपने सेल्स के टारगेट्स को इंक्रीज कर दें तो डेफिनेटली हमारी जो प्रॉफिट्स हैं, हमारी जो बचत है वो भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये दोनों मेजर्स जो हैं ये सही हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर मेजरमेंट करने के। और मंथली वेरिएंसेस रिपोर्ट, ये डिपार्टमेंटल वेरिएंसेस रिपोर्ट या किसी भी छोटे फंक्शन के लेवल पर होती हैं, वो देखते हैं कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाए थे और एक्चुअल जो रिजल्ट्स आए हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं आपस में कि कोई किसी किस्म का वेरिएंस तो नहीं आया। लेट्स सपोज जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इसके मटेरियल के इस्तेमाल का वेरिएंस देखना है, तो ये स्ट्रेटजिक लेवल पर तो नहीं देखा जाएगा, ये तो टैक्टिकल लेवल पर देखा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है ये सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रही हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस क्या होता है? आप लोगों को याद होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एनालिसिस, उसका डीप डाउन पोस्टमार्टम, और ये चीज़ चेक करना कि कौन सी चीज़ कंपनी की प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही हैं, वैल्यू उसकी बढ़ा रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर रही। जो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, अननेसेसरी आइटम्स हैं, उनको हम ख़त्म कर देंगे। चूंकि उससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है, उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू ऐड नहीं हो रही। तो जब वैल्यू ऐड ना हो, सिंपली कॉस्ट बढ़ रही हो, तो उसको हम कहते हैं ख़त्म करना थ्रू वैल्यू एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है इट सीक्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी प्रोडक्ट कंप्लेक्सिटी। यस, दिस इज द राइट आंसर कि हम वैल्यू एनालिसिस में अननेसेसरी जो गैर जरूरी चीजें हैं उनकी कंप्लेक्सिटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इट इज ओनली रेलिवेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नहीं भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए या सर्विस सेक्टर में, अभी हमने डिस्कस किया कि ये प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सर्विस सेक्टर के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3, इट इज अ कॉस्ट कंट्रोल मेथड। नहीं भाई, कॉस्ट कंट्रोल मेथड नहीं है, ये कॉस्ट रिडक्शन मेथड है। कॉस्ट कंट्रोल और चीज होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वैल्यू फॉर मनी। भाई वैल्यू फॉर मनी का जो दूसरा नाम है VFM का 3 E's भी है। तो इन 3 E's में नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसी है जो कि नहीं है। जो नहीं है वो हमारा सही आंसर है, और 3 ऑप्शन है जो 3 E's का पार्ट है, जो पार्ट है वो हमारा आंसर नहीं है। 1 बाय 1 देख लेते हैं। E फॉर इकोनॉमी, ये तो VFM का पार्ट होती है, ये हमारा आंसर नहीं है। B फॉर इफेक्टिवनेस, ये भी पार्ट होती है, ये हमारा आंसर नहीं है। C फॉर इन्वायरमेंटल, ये पार्ट नहीं होती। सो हमने कौन सा फाइंड करना है जो पार्ट नहीं होती? C इज द राइट आंसर। एंड D फॉर एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये पार्ट होती हैं, दैट्स वाई ये हमारा आंसर नहीं है और हमें नॉट वाला ही फाइंड करना था। C इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 26 चूंकि काफ़ी लेंथी है, सो इसको हम 2 पोर्शन में करेंगे। फर्स्ट पोर्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 को सॉल्व किया और नेक्स्ट पोर्शन में हम क्वेश्चन नंबर 14 to 23 को सॉल्व करेंगे। आई एम होपफुल आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। 0303686495 दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। 0092 और +92 जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर हैं वो डायल करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।